नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन के देशों पर अमेरिका के द्वारा करी गई जासूसी के बारे में। हाल ही में इसके बारे में एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें यह बताया गया कि यूरोपियन देश डेनमार्क, जो यहां पर आप मैप में देख सकते हैं, इसने अपने पड़ोसी देश जैसे कि जर्मनी, स्वीडन, इन सभी के नेताओं पर जासूसी करने के लिए अमेरिका की मदद करी। किस प्रकार से ये मदद करी गई और क्यों करी गई, अमेरिका को आखिर अपने ही मित्र राष्ट्रों पर जासूसी करने की क्या आवश्यकता है, इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और अगर आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पर जुड़ना चाहते हैं तो वहां मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं महिपाल राठौड़ हैंडल पर उपलब्ध हूं। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज और कल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स चल रहे हैं जिनके बारे में ज्यादा जानकारी मैं आपको दूंगा लेक्चर के अंत में। 2 दिन पहले डेनमार्क की मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर प्रकाशित हुई कि डेनमार्क की सहायता से यूनाइटेड स्टेट्स ने यूरोप में अपने ही मित्र राष्ट्रों के हेड ऑफ स्टेट जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, चांसलर्स पे जासूसी करी है। और आज नहीं बल्कि 6-7 सालों से ये जासूसी चलती जा रही है और इसके बारे में डेनमार्क की सरकार को पता था। 2015 में ही उन्हें पता चल गया था, लेकिन फिर भी इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये जो एजेंसी है जिसने ये जासूसी करी उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA, जो यूनाइटेड स्टेट्स की एक टॉप सिक्योरिटी एजेंसी है। आपने अक्सर CIA का नाम सुना होगा, लेकिन CIA जो है वो ऑपरेशनल रोल ज्यादा निभाता है। ज्यादातर जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम है वो NSA के द्वारा किया जाता है। खास करके जो डिजिटल या सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी वाला जितना भी इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसका काम NSA को सौंपा जाता है। NSA ये काम करता है। तो NSA ने डेनमार्क की इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम है FE, उसका एब्रीविएशन है, उसके साथ मिलकर कई राष्ट्राध्यक्षों की जासूसी करी और सबसे इनमें प्रोमिनेंट है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। और ये बात जर्मनी की खुद की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता थी। ऑफ कोर्स उन्हें तो पता ही थी कि वो जासूसी करवा रहे हैं, लेकिन इंटरनल एक इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था उनका 2015 में जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के रोल के बारे में साफ तौर पर सामने बात आ गई थी। लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट उस समय पब्लिक नहीं करी गई और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब यूनाइटेड स्टेट्स या कोई भी दुनिया का राष्ट्र हो, वो अपने दुश्मन देशों पर तो जासूसी करेगा क्योंकि वहां से उन्हें इंटेलिजेंस गैदर करनी है जिससे उनकी सिक्योरिटी को मदद मिलती है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स अपने खुद के देश के नागरिकों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सर्वेलेंस प्रोग्राम चला रहा था जिसके तहत अमेरिकी नागरिकों के फोन्स को टैप किया जा रहा था, अपने मित्र राष्ट्रों के नागरिकों के फोन टैप किए जा रहे थे। और इसके बारे में दुनिया को जानकारी मिली थी 2013 में जब NSA के साथ काम करने वाले एडवर्ड स्नोडेन ने इसके बारे में दुनिया को बता दिया था। सो ही एक्टेड एज अ विसल ब्लोअर और ये चले गए हांगकांग और वहां से वो रशिया चले गए। रशिया ने इन्हें असाइलम दिया है और आज भी यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार के अनुसार ही इज अ वांटेड मैन, लेकिन ये रशिया में सेफली रह रहे हैं। असाइलम में इनको मिल गया था। तो केवल 30 साल की उम्र के एडवर्ड स्नोडेन, उस समय 30 ईयर्स के थे ये, तो इन्होंने ये पूरे मास सर्वेलेंस प्रोग्राम के बारे में बताया था दुनिया को कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार अपने ही नागरिकों और अपने ही मित्र राष्ट्रों के ऊपर जासूसी कर रही है। लेकिन इतना बड़ा खुलासा होने के बावजूद भी अमेरिका ने ताल ठोककर दुनिया को यह कहा कि देखो जासूसी हम करते हैं और हम करते आएंगे। तो 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ओबामा ने यह कहा कि ये जो स्पाइंग प्रोग्राम है ये बहुत जरूरी है देश की सुरक्षा के लिए, देश हमारे मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए, तो हम जासूसी करते रहेंगे। वी विल कंटिन्यू टू स्पाई ऑन फॉरेन गवर्नमेंट्स। ये बात ओबामा ने कही थी आफ्टर एडवर्ड स्नोडेन कंट्रोवर्सी। लेकिन इसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स की अदालतों में केस चला था और पिछले साल सितंबर 2020 में इस पर फैसला आया और यूनाइटेड स्टेट्स की अदालत ने यह कहा कि ये जो सरकार अपने ही नागरिकों के ऊपर सर्वेलेंस प्रोग्राम चला रही थी वो गलत था। तो एडवर्ड स्नोडेन ने जो प्रोग्राम एक्सपोज किया था वो पूरी तरह से इलीगल था, क्योंकि देखो जब तक वारंट नहीं है, जुडिशरी की परमिशन नहीं है या फिर कोई एक्चुअल चार्ज नहीं है, तब तक आप किसी भी नागरिक के ऊपर सर्वेलेंस नहीं कर सकते, उसकी जासूसी नहीं कर सकते बिना कोर्ट ऑर्डर के, बिना किसी प्रॉपर रीजन के। और यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार क्या कर रही थी, रैंडम सभी लोगों के ऊपर जासूसी कर रही थी। तो यूएस अपने मित्र राष्ट्रों के ऊपर जासूसी करता है, ये बात तो उस समय से पता थी लोगों को। लेकिन अभी जो ये मामला सामने आया है इसमें पता चलता है कि कितना सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये जासूसी करी जाती थी। अब देखिए, डेनमार्क यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत ही पुराना दोस्त है। इनफैक्ट पूरा ही पश्चिमी यूरोप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अच्छे घनिष्ठ संबंध बनाकर रखता है, खास करके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। आपको पता ही होगा कि लगभग सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज नेटो का हिस्सा हैं। डेनमार्क भी नेटो का हिस्सा है, जर्मनी भी नेटो का पार्ट है, जर्मनी और यूएसए तो G7 में भी साथ हैं। लेकिन इसके बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स इन सभी देशों पर जासूसी कर रहा था और डेनमार्क की इसमें सहायता ली जा रही थी, क्योंकि डेनमार्क में क्या है, बहुत सारे सब सी इंटरनेट केबल्स के लैंडिंग स्टेशन हैं। सब सी केबल का क्या मतलब है? देखिए, दुनिया में इंटरनेट चलाने के लिए
एक बहुत ही विस्तृत नेटवर्क फैला हुआ है समुद्र के नीचे, जिसमें बहुत सारे केबल्स हैं और ये केबल्स एक से दूसरे कॉन्टिनेंट को जोड़ते हैं और इन्हीं के माध्यम से इंटरनेट चलता है। तो आप देख सकते हो कि पूरी दुनिया में इन समुद्री तारों का एक जाल बिछा हुआ है और इन्हीं से हमारा इंटरनेट चलता है। तो यहां पर आप देखोगे कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को जोड़ते हुए भी बहुत सारे इंटरनेट केबल्स हैं, बड़े बड़े तार हैं और ये तार कहीं ना कहीं आकर जमीन पर जुड़ते हैं। तो ये जो आपको व्हाइट कलर के गोल गोल स्पॉट नजर आ रहे हैं, ये समुद्र तट के किनारे वो शहर या वो जगह है जहां पर ये लैंड करते हैं तार, यानी लैंडिंग स्टेशन है। यहां से तार शुरू होता है और दूसरी जगह तक जाता है। तो आप देखोगे कि यूरोप में कई सारे तार कई देशों के डेनमार्क में आकर मिल रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? डेनमार्क की सेंट्रल लोकेशन, यहां पर उत्तर में है नॉर्वे, यहां पर है स्वीडन, यहां फिनलैंड, यहां पर रशिया, ये रहा पोलैंड, ये जर्मनी। तो आप देखोगे कि नॉर्दर्न यूरोप जो है उसका एक तरह से सेंट्रल पार्ट है डेनमार्क, और डेनमार्क में बहुत सारे अंडर सी इंटरनेट केबल्स आकर जुड़ते हैं। और क्योंकि जर्मनी इनका पड़ोसी है, तो जर्मनी का भी काफी हद तक इंटरनेट जो दुनिया से जुड़ता है वो डेनमार्क के थ्रू होके ही जाता है। और इसीलिए डेनमार्क एक परफेक्ट कैंडिडेट है इस प्रकार की जासूसी करने के लिए। तो यूएस ने क्या करा, या यूं कहूं कि एनएसए ने क्या करा, इन सभी तारों के ऊपर अपनी जासूसी का नेटवर्क फैला दिया विद द हेल्प ऑफ डेनमार्क। तो इन केबल्स पर, इन इंटरनेट केबल्स के ऊपर जासूसी करी गई, इनसे सारा डेटा निकाल लिया गया, डेटा चुराकर उसको एनालाइज किया गया। तो ये वाली जो जानकारी है ये अभी खुद डेनमार्क की स्टेट मीडिया ने रिलीज करी है और इन्होंने ये कहा है कि जो एफई डेनिश डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विस जो है उसने 2015 में ही अपने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता कर ली थी कि ऐसा एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इनका जो ये ऑपरेशन चल रहा था यूएसए के साथ, इसका नाम था ऑपरेशन डन हैमर। तो ऑपरेशन डन हैमर के बारे में डेनमार्क की सीक्रेट एजेंसियों को या फिर एफई को जानकारी 2015 से है, क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर जांच कराई थी। बेसिकली जब स्नोडन ने 2013 में ये खुलासे किए थे कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने दोस्तों के ऊपर भी जासूसी करता है, तो सभी देशों ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन किए थे और डेनमार्क ने भी किया, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन को इन्होंने पब्लिक नहीं किया। तो ये जासूसी होती कैसे थी? तो एक बहुत ही टेक्निकल सिस्टम था जिसके तहत ये इन केबल्स को इंटरसेप्ट किया करते थे। लेकिन अब ये जो केबल्स हैं इनके अंदर तो करोड़ों लोगों का डेटा जा रहा है। ये जो हम मोबाइल कॉल्स कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू हम डेटा भेज रहे हैं एक दूसरे को, इनफैक्ट ये जो क्लास आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, ये सभी उस इंटरनेट केबल्स के थ्रू जा रहा है। तो इसके ऊपर जासूसी कैसे कर सकते हो आप? आपको कैसे पता चलेगा कि एंजेला मर्कल का कौन सा फोन कॉल है या एंजेला मर्कल यूट्यूब पर क्या देख रही हैं? तो इसके लिए उन्होंने क्या करा कि फोन नंबर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन यूज किया। तो मेनली जो कॉल्स और मैसेजेस हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया फोन नंबर के माध्यम से, क्योंकि देखो इनको पता होता है कि जो टॉप पॉलिटिशियंस या प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं उनके फोन नंबर्स क्या होते हैं। उस डेटा के माध्यम से उन्होंने वो डेटा छान लिया उसमें से। तो सारा डेटा इकट्ठा कर लो और वो छानने का जो काम है यही एनएसए जैसी एजेंसीज काफी अच्छे से कर लेती हैं। तो ये जो एफई का सिस्टम है ये काफी इफेक्टिव टूल था एंड दे कुड एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन एवरीथिंग फ्रॉम टेररिस्ट प्लॉट टू इंफॉर्मेशन अबाउट रशिया एंड चाइना। तो ये इस हाथ ले उस हाथ दे वाली डील थी। डेनमार्क को भी जानकारी मिल रही थी, कोई टेररिस्ट प्लॉट वगैरह है तो उसके बारे में उन्हें बता दिया जाता था यूएसए के द्वारा, और दूसरी तरफ यूएसए को क्या मिल रहा था? अपने ही दोस्तों की जानकारी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मोबाइल नंबर्स के थ्रू ये कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करते थे और टेक्स्ट मैसेज और फोन कॉल्स बड़ी आसानी से उसमें इंटरसेप्ट किए जा सकते थे। इस प्रकार की जासूसी का फायदा क्या है? मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक सेकंड के लिए कि एंजेला मर्कल इमैनुअल मैक्रोन से बात करती हैं फोन पर और उन्हें ये कहती हैं कि देखो जो आने वाली यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग है उस पर हम जो भी प्रस्ताव आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो सीरिया पर कोई प्रस्ताव आ रहा है, तो वो डिसाइड करते हैं कि हम इस प्रस्ताव पर ये वोट डालेंगे या फिर यूएस के फेवर का वोट नहीं डालेंगे या इस देश के अगेंस्ट वोट डालेंगे। तो ये बातें पहले से यूनाइटेड स्टेट्स को पता होती थी। तो उनकी जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो आपस में जो डिस्कस करते थे वो बातें यूएस तक पहुंच सकती थी। ये आपको मैंने एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बताया है और बेसिकली यही सब पता करना होता है और इसी के माध्यम से वो अपनी डिप्लोमेसी को और धारदार बना सकते हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन क्या था? तो देखो डेनमार्क की सरकार ने, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया था, क्योंकि वहां पर भी सबको नहीं पता था कि इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है। उस इंटेलिजेंस सर्विस में भी केवल कुछ चुनिंदा लोगों को पता था कि हम यूनाइटेड स्टेट्स की इस प्रकार से मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने जब ये इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको तुरंत पता चल गया कि ऑपरेशन डन हैमर चलाया जा रहा था और जो एफई का टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर चल रहा है तो उसको चलने दो, कोलैबोरेशन एनएसए के साथ। प्रोबेबली उनको ये लगा होगा कि हमारे देश में अगर कोई भविष्य में आतंकवादी हमला हो रहा है या फिर उसकी कोई प्लानिंग चल रही है तो उसकी जानकारी भी तो एनएसए हमें दे देगा। तो एनएसए यही करता है बेसिकली, दुनिया में दूसरे देशों को भी वो इंटेलिजेंस दे देता है जो उसने गैदर करी होती है। तो शायद इसी कारण से डेनमार्क की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस प्रोग्राम को आगे जारी रखा। लेकिन 2019 में क्या होता है कि डेनमार्क में एक नई सरकार बनती है, एक नई डिफेंस मिनिस्टर आती है, ट्रीन ब्रैमसन। इन्होंने आकर जब ये जानकारी इन्हें पता चली कि इस प्रकार का कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ था और हमारा कोई प्रोग्राम चल रहा है यूएसए के साथ इस प्रकार की जासूसी का, तो इन्होंने
तुरंत डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विस के हेड को सस्पेंड कर दिया, कई सारे टॉप ऑफिशियल्स को भी इन्होंने सस्पेंड किया और अब जाकर ये जानकारी पब्लिक में दी गई है। और एफई का जो ये अपना इंटरनल इन्वेस्टिगेशन था, इसमें इन्हें ये बात पता चली थी कि 2012 से 14 के बीच में स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी के कई टॉप ऑफिशियल्स पर एनएसए ने जासूसी करी थी। और ये बात काफी इंपॉर्टेंट थी कि जर्मनी के जो सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वहां के फॉरेन मिनिस्टर हों, ऑपोजिशन लीडर हैं, चांसलर हैं, इन सब पर निगरानी रखी गई थी। तो अब जो डेनमार्क की ये लेटेस्ट डिफेंस मिनिस्टर है, इनका ये कहना है कि हम अपने निकटतम पड़ोसियों पर जासूसी नहीं कर सकते, ये गलत है। सिस्टमैटिक ईव्सड्रॉपिंग ऑफ क्लोज एलाइज इज अनएक्सेप्टेबल, और इसीलिए इन्होंने अब शायद ये जासूसी बंद करवा दी है। इस पूरे मामले में जो बाइडेन के रोल पर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जो बाइडेन तो अभी 5 महीने पहले राष्ट्रपति बने हैं, उनका क्या लेना देना 2012-14 में क्या हो रहा था। लेकिन आप भूल जाते हो कि जो बाइडेन बराक ओबामा के कार्यकाल के समय वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो ये उपराष्ट्रपति थे और इनको सब कुछ पता था उस समय जो चल रहा था। ऐसा रिसेंटली स्नोडेन ने भी कहा। स्नोडेन ने ये ट्वीट किया है कल ही, और उसमें इन्होंने कहा कि जो कुछ भी उस समय हो रहा था वो जो बाइडेन को पूरी तरह से पता था। और आज जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं तो उनसे सवाल पूछना लाजमी है। जो बाइडेन आज ये नहीं कह सकते थे कि ये तो 8 साल पहले क्या हो रहा था, मुझे क्या पता, क्योंकि ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। अब फाइनली इस पूरे मामले पर एक एंगल ये भी है कि क्या ये अनएथिकल है या फिर क्या ये इलीगल है। तो देखो, अनएथिकल ये हो सकता है कि आप अपने पड़ोसी राष्ट्रों पर जासूसी ना करो, लेकिन ये इलीगल नहीं है। डेनमार्क के कानून में ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि वो अपने पड़ोसी देशों पर जासूसी नहीं कर सकते। इस प्रकार का वहां पर कोई कानून नहीं है। सो इफ दे हेल्प्ड एनएसए तो वो इलीगल नहीं था। अनएथिकल हो सकता है लेकिन इलीगल नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे GS4 एथिक्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप भी थोड़े से तैयार रखिएगा। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं वहां पर। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि डेनमार्क के लिए ये एक बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि डेनमार्क के सारे पड़ोसी जिन पर जासूसी हो रही थी, अब वो सब डेनमार्क को खरी खोटी सुना रहे हैं। और डेनमार्क को तो रहना तो वही है ना भैया। आप अपनी ज्योग्राफी थोड़ी ना बदल सकते हो। आप अपने ज्योग्राफिकल नेबर्स को कभी चेंज नहीं कर सकते। दुनिया में कुछ भी कर लो तो उनके साथ आपको बनाकर चलना ही पड़ेगा। तो ये डेनमार्क के लिए एक बहुत ही डेलिकेट मैटर बन चुका है, और देखना होगा कि इसको वो लोग कैसे हैंडल करते हैं पॉलिटिकली। क्योंकि स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, सभी देशों के टॉप जो पॉलिटिशियंस हैं वो सब ये कह चुके हैं कि ये गलत है। डेनमार्क की मदद से अगर किया गया है तो और भी ज्यादा गलत है। और एक प्रॉब्लम और भी है कि क्या होता है ना कि कई बार ऐसे लोग जो यूएसए के हित में नहीं सोचते हैं, लेकिन वो यूरोप में जाकर असाइलम लेकर बैठे हैं, वो भी जब इन टॉप ऑफिशियल से संपर्क करते हैं, या कई बार जर्नलिस्ट सेंसिटिव इश्यूज को डिस्कस करने के लिए इन टॉप पॉलिटिशियंस को फोन करते हैं, वो जानकारियां भी बाहर आ जाती है। हो सकता है कि यूएस का उससे डायरेक्टली कोई लेना देना ना हो, लेकिन कल को यूएसए उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। दे कैन यूज इट एज लेवरेज एनीवेयर। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। इसका PDF आपको इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप भारत के बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं। और अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन अवेल करते हैं 1 और 2 जून को, तो इसमें कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स चल रहे हैं। एक तो देखो 25% डिस्काउंट चल रहा है अगर आप GS प्लस ऑप्शनल का कंबाइंड कोर्स लेते हैं, और 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। तो अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और 25% डिस्काउंट अभी केवल 2 दिन के लिए चल रहा है। तो ये जितने भी प्राइसेस आपको नजर आ रहे हैं, बाय द वे ये 1 ईयर का कोर्स है जिसमें आपको 57,000 रुपीज पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% और डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा, और ये आपको GS और ऑप्शनल दोनों की पूरी तैयारी करवा देगा। तो इसीलिए ये कोर्स काफी बेटर है। अगर आप कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं तो आई थिंक यू शुड गो विद दिस कोर्स। और अगर आपको आइकॉनिक वाला सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आइकॉनिक और प्लस कोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटोर्स मिलेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जैसे कि टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर एटसेट्रा आपको यहाँ मिलेगा। तो प्लस और आइकॉनिक अगर आप इंडिविजुअली भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड को यूज करते हैं। सो डोंट पे दीज प्राइसेस, यू यूज द कोड एंड गेट दिस प्राइस। और अभी बैच बन रहा है 2 जून को। इस बैच को आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं सब्सक्रिप्शन लेकर कहाँ पढ़ूं, किससे पढ़ूं। जस्ट ज्वाइन द बैच और आपकी सिस्टमैटिक वे में तैयारी हो जाएगी। हमारी कुछ फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको भी आप ज्वाइन कीजिए, अपना प्रीलिम्स का स्कोर इंक्रीज कीजिए। सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आ रही है 13 जून को, इसमें हिस्सा लीजिए। आप एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकते हैं। आपको टॉप IAS IPS ऑफिसर से पर्सनल गाइडेंस मिल सकती है। और हर रविवार को कॉम्बैट होता है, इसमें भी हिस्सा लीजिए ताकि आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक पता चले। इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है अनअकैडमी ऐप और प्लेटफॉर्म पर। डू चेक देम आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।